सो आज हम देखेंगे चैप्टर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 तक लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिया है। देयर इज़ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत बार रीड कर लिया कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत डाइवर्सिटी है। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। अभी हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेम केमिकल से बने हुए हैं, ओके, या सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड से बने हुए। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue और microbial paste, अब हमने केमिस्ट्री में देखा है कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे परफॉर्म होती है। अब वही सेम चीज़ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करें, यानी प्लांट टिश्यू पे करें, एनिमल टिश्यू पे करें, या तो माइक्रोबियल पेस्ट पे करेंगे, तो हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे। We obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue. अब हमको बेसिक क्या मिलेगा, सब में कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर, सब में बेसिक तो ये मिलेगा, और फिर डिपेंड है कौन सा लिविंग टिश्यू है तो कंटेंट पर यूनिट मास। ओके, अभी हमको ये बेसिक तो मिलेगा ही। अगर हमने सेम एनालिसिस, इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। अब हमने सेम एलिमेंटल जो हमने ये परफॉर्म किया लिविंग टिश्यू पे एनालिसिस, अभी हमने सेम अर्थ क्रस्ट पे किया, तो अर्थ क्रस्ट तो क्या है, नॉन लिविंग है, तो हमको सारे एलिमेंट कैसे सिमिलर मिले, सिमिलर लिस्ट मिली हमको, जैसे लिविंग में है वैसे ही अर्थ क्रस्ट में। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द टू, अगर हम देखने जाए तो डिफरेंस तो कोई नहीं हुआ। इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कैन बी मेड आउट। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। ऑफकोर्स हमने देखा जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो भी सेम टू सेम या सिमिलर किस में प्रेजेंट है, सैंपल ऑफ living tissue. However, a closer examination reveals that a relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism. Living organism में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ज़्यादा होता है देन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से कैसा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ज़्यादा होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब जो हमने देखा ये सब केमिकल्स है उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। ओके, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने कंटिन्यू, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलेंगे। हाउ डज वन गो टू फाइंडिंग द आंसर। अब हमको ये आंसर कैसे मिलेगा। सो to get an answer one has to perform a chemical analysis. So हमको आंसर कैसे मिलेगा, by performing a chemical analysis. We can take, अब chemical analysis कैसे perform करेंगे हम वो देख लेंगे। We can take any living tissue, हम कोई भी living tissue ले सकते हैं, plant में से ले सकते हैं, animal में से ले सकते हैं। So a vegetable or a piece of liver and grind it in ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग अ मोटल एंड पिस्टल। हमने क्या किया, मोटल पिस्टल लिया, उसमें लिविंग टिश्यू डाला और क्या डाला, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और क्या कर दिया हमने, उसको ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करके हमको क्या मिला, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, यानी एक पेस्ट जैसा बन गया। ओके, अब पेस्ट जैसा बन गया, फिर हमने क्या किया, एक क्लोथ लिया, वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ और कॉटन, वी ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। अब हमको 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, एक तो जो छन गया, ओके, जो छन गया, और एक जो मतलब जो थिक पार्ट होगा वो जो छन नहीं पाया। ओके, तो फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, जो छन गया, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द सेकंड द रिटेंटेट और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर, 2 फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल। Scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool.
अब साइंटिस्ट ने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कर लिए, किस में से? सो एसिड सॉल्युबल पूल में से। क्लियर? In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample. अब हम आगे पढ़ेंगे तो एक लिविंग टिश्यू सैंपल को हम एनालाइज कैसे करेंगे एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। It will suffix to say here that one extract the compound, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. अभी हम आगे देखेंगे कि सेपरेशन टेक्निक्स होती है। अभी एक कंपाउंड को हमको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स होती है, वो सब अब आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। ओके, इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड. Analytic techniques, when applied to the compound, give us an idea of the molecular formula. So हमको molecular formula कैसे मिलता है? By analytic techniques and a probable structure of the compound. फिर हमको उसका एक probable structure पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। ओके, all the carbon compound that we get from living tissue can be called as biomolecules. So और यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी फाउंड फ्रॉम लिविंग टिश्यू। अब जो भी हमको लिविंग टिश्यू से क्या मिला, कार्बन कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. So अभी तक क्या देख रहे थे हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हम आइसोलेट कर पाएंगे, हम कितने हैं वो देख पाएंगे, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में और क्या होता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. ओके, सो अब हमको वो पता करना है कि इनऑर्गेनिक कितने हैं या कौन से हैं. ओके, हाउ डू वी नो दिस? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन. इसमें एक दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा, तो अब हम देखेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट. वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू. हम क्या करेंगे? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू लेंगे. क्या क्या ले सकते हो हमने देख लिया, लीफ ले लेंगे, लिवर ले लेंगे. ओके, जैसे हमने लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेट वेट. ओके, लिया उसको हम क्या बोलेंगे? वेट वेट. और फिर हम उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे. ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा? वाटर एवापोरेट्स, ऑल द वाटर एवापोरेट. द रिमेनिंग मटीरियल गिव्स द ड्राई वेट. पहले हमने क्या किया? ऐसे फ्रेश लीफ ले लिया, समझो, लीफ ले लिया, फिर हमने उसको वेट किया तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेट वेट है. फिर हमने उसको ड्राई करने के लिए धूप में छोड़ दिया तो वहाँ से क्या हुआ? वाटर एवापोरेट. फिर हम उसको क्या बोलने लग गए? ड्राई वेट. क्लियर? द रिमेनिंग मटीरियल गिव्स ड्राई वेट. नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, अब हमने उस लीफ को पूरा बर्न कर दिया. ओके, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म. अब क्या हुआ? हमने बर्न कर दिया, उसके बाद सारे कार्बन कंपाउंड थे उसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. क्लियर? और तो वो रिमूव हो गए उसमें से. जो लास्ट में बचा हम उसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एज ऐश. क्लियर? जो जलने के बाद जो नीचे बचा हम उसको क्या बोलते हैं? ऐश. सो इस ऐश में से हमको क्या मिलेगा? Inorganic elements. This ash contains inorganic elements like calcium, magnesium. Clear? Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. all are also seen in the acid soluble fraction. Clear? Acid soluble fraction में से हमको क्या कौन से inorganic compound मिल सकते हैं? सल्फेट, फॉस्फेट. ओके, therefore elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. Clear? While analysis for compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent. Clear? अभी ये सब हमने पढ़ लिया और आप ये टेबल में भी देख सकते हो, ये हम देख सकते हो. ओके, और सबको फॉर्मूला तो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री पढ़ के ही आएगा तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा. सो सोडियम का क्या है? Na+. ओके, पोटेशियम का K, कैल्शियम का, सबको वैलेंसीज भी उनकी पता ही होगी, मैग्नीशियम का. ओके,
वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। सबको ये सब तो आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, तो हमको इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत बेसिक है। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा। ओके, हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप ये सब अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड। बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। ओके, बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई दैम इनटू अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड एक्सेट्रा। ओके, केमिस्ट्री में हम क्या बोलते थे, अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे क्लासीफाई किया था हमने। बट यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड। ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, फैटी एसिड डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन amino group and an acidic group as a substituent on the same carbon, that is called as alpha carbon। अब ये समझो, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी। ओके, अब हम देखेंगे चारों वैलेंसी पे क्या आ रहा है। There are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, एक पे क्या होगा, हाइड्रोजन, क्लियर। दूसरे पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। सो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, क्लियर। फिर दूसरे पे क्या है, अमाइनो एसिड, यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप, सॉरी अमाइनो एसिड नहीं। एंड अ वेरिएबल ग्रुप डेजिग्नेट एज आर। जो ये है आर है वो क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा अमाइनो एसिड पे। इस आर पे डिपेंड करेगा कि ये अमाइनो एसिड कौन सा है। ओके, based on the nature of R group there are many amino acid. Okay, however those which occur in protein are only of 20 types। अब हम जब प्रोटीन में देखेंगे तो वहाँ पे कितने टाइप के अमाइनो एसिड है, 20 टाइप के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ओके, द R group in this proteinous amino acid could be a hydrogen। अभी हमने देखा था यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे बना देती हूँ मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे था कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और यहाँ पे आर। ओके, ये क्या है, चेंजेबल है। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। इसकी जगह मिथाइल ग्रुप हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। अभी मैं आपको एक बार डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। हाइड्रोक्सिल मिथाइल हुआ तो उसको बोलेंगे सीरीन। क्लियर, 3 टाइप ऑफ अभी हम देख लेते हैं डायग्राम में तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबको दिख रहा है, आर की जगह क्या है, हाइड्रोजन, तो ग्लाइसिन, एनिलीन एंड सीरीन। क्लियर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। क्लियर, यहाँ पे आपको क्लियर अभी एकदम स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। The chemical and physical properties of amino acid are essentially of amino, carboxyl and the R functional groups। ये अभी हमको क्लियर हो गई। Based on the number of amino and carboxyl group there are acidic। So acidic amino acid कौन से, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक वाला कौन सा है, लाइसिन। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, न्यूट्रल, विनाइल। ओके, अमाइनो एसिड। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सो टायरोसिन, फिनाइललाइन एंड ट्रिप्टोफान। क्लियर, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स चेंजेस। सो ये क्या है, हम देख सकते हैं ये क्या है, तीनों अलग अलग है। सो ये अमाइनो एसिड हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर इंटरचेंजेबल होता है। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, अब हम देखेंगे लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्यूबल। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। तो अब समझेंगे हम फैटी एसिड्स क्या होता है। और फैटी एसिड्स हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। अब आपको समझ आ गया होगा आर क्या है। ओके, सो वहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल और इथाइल। क्लियर, आर ग्रुप कुड बी मिथाइल और
ethyl. For example, palmitic acid has 16 carbons include carboxyl carbon. So पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन्स है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन्स हो सकते हैं 1 to 19 कार्बन्स हो सकते हैं. ओके, और पाल्मिटिक एसिड में इंपॉर्टेंट है कितने कार्बन्स है 16 कार्बन. आर्कोडोनिक एसिड में कितने हैं 20 इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन. फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट, यानी सैचुरेटेड यानी आपने तो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है केमिस्ट्री में. यहाँ पे हम ऊपर से तो भी देख लेंगे. फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड यानी विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड यानी विथ one or more double bonds. Clear? Another simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane. अभी हम देखेंगे उसका भी डायग्राम. Many lipids have both glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esters with glycerol. They can be monoglyceride, diglyceride और triglyceride. अभी हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लिसरॉल का, आपको क्लियर हो जाए. सो ये था पाल्मिटिक एसिड. कितने हैं इसमें 16 है, तो आप काउंट कर लेना. ओके, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर. ओके, प्रोपेन है 3 कार्बन्स. क्लियर? आगे रीड करते हैं. सो आप धीरे धीरे समझना तो आपको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है. सो आप शांति से समझोगे आपको समझ आ जाएगा. ओके, देख लिया हमने मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड. दीज आर कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट. ओके, इसको क्या क्या बोल सकते हैं फैट और ऑयल. किस पे डिपेंड है ये तो मेल्टिंग पॉइंट पे. ऑयल का कैसा होता है ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. ओके, एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स. अभी हमने देखा है जैसे खाने का ऑयल होता है या कोई भी ऑयल होता है वो कैसे है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है लोअर है. सो वो विंटर में भी कैसे रहते हैं ऑयली रहते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम मार्केट? सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम. दे आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड. क्लियर? दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. ऑलरेडी हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसमें हमने देख लिया था उसमें क्या था फॉस्फोलिपिड. ओके, बायलेयर वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा. लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल. सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. सो कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो सकती है? सम ऑफ दिस आर नाइट्रोजन बेसिस. सो कौन सी है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमिन. व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर से अटैच होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. क्लियर? इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्टोफाइज टू शुगर. अब शुगर और फॉस्फेट ग्रुप हमको दोनों मिले तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. क्लियर? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है एस से आ गया साइड है तो एक शुगर है, ओनली उसमें शुगर है. फॉस्फेट भी आ गया तो न्यूक्लियोटाइड. एडिनोसाइन, ग्वानासाइन, थाइमिडिन, यूरिडिन एंड साइटिडिन आर न्यूक्लियोसाइड. एडिनालिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, guanilic acid, uridylic acid, cytidilic acid are nucleotide. Nucleic acid are DNA and RNA consist of nucleotide only. अभी हम DNA और RNA का स्ट्रक्चर आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, पर उसमें क्या है सिर्फ न्यूक्लियोटाइड. क्लियर? ये आपको याद है. DNA और RNA क्या है? DNA एंड RNA फंक्शन एज जेनेटिक मटीरियल. ये हमने क्रोमोसोम में भी देखा था. ओके, सो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड देख सकते हैं और नाइट्रोजन बेसिस भी देख सकते हैं यहाँ पे. क्लियर? और यहाँ पे सो न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. क्लियर? आई होप ये आपको डायग्राम्स ये क्लियर हो गए होंगे. ओके, अब हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म.
and determining their structure and if possible synthesizing them. So most exciting aspect क्या है केमिस्ट्री का? So we can isolate thousands of compounds. कहाँ से? लिव इन ऑर्गेनिज्म से. या तो वो स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, और हम उनका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं. अगर पॉसिबल है तो हम उनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. ओके. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acid, sugar, etc. For reasons that are given in the section 9.10, हम आगे देखेंगे section 9.10. We can call this biomolecule as metabolites. Okay. In animals tissue, one notices the presence of all such categories of compounds show in. अभी हमने देखा था फिगर 9.1, हमने ऑलरेडी सारी फिगर्स उसमें देख ली है. 9.1 की ये सारी फिगर्स थी ना, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ग्लिसरॉल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ओके. अब हम देखेंगे हम उनको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं और उनको सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं. ओके. सो 9.1 में क्या है? दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट. हाउएवर व्हेन one analyzes plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compounds other than this primary metabolites. अब हमने जब एनालाइज किया प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल को, तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स मिले हमको. तो हमने क्या उनको नाम दिया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो वो कौन से थे? एल्कलॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस. हमने क्या बोला इनको? दिस आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल्स है. ओके. पिगमेंट्स, कैरोटीनाइड, ओके, एल्कलॉइड, मॉर्फिन देख सकते हैं. ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के. क्लियर? While primary metabolites have identifiable function and play known role in normal physiological process. अब हमने देखा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है, उनके पास अपना एक आइडेंटिकल फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो किसमें? फिजियोलॉजिकल हमारे प्रोसेस में. We do not at moment understand the role or function of all secondary metabolite in host organism. So अभी तक हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बराबर फंक्शंस और रोल सारे के सारे नहीं पता है. ओके. हाउएवर मैनी ऑफ देम यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर. ओके. कौन से? रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स. ओके. ये सब ह्यूमन के लिए यूजफुल है. Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapter and years you will learn more of this. Okay. So अब हम देखेंगे biomacromolecules. Okay. So what is biomacromolecules? There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. अब किसकी बात चल रही है? acid soluble pool. हमने देखा था जो फिल्ट्रेट था उसको हम क्या बोल रहे थे? acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 Dalton approx. So उनका weight कितना? 18 to 800. The acid insoluble fraction has only 4 type of organic compound. So insoluble में कौन से थे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड. सो इनसॉल्युबल में ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कौन से वो? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड. दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड. सो आपको एक्सेप्शन क्या याद रखना है? लिपिड. हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव. इनका क्या है? वेट 10,000 या तो उससे ज़्यादा. किसके? डेल्टन्स में. यूनिट क्या? डेल्टन. ओके. For this reason, biomolecules, chemical compound found in the living organism are of 2 types. So हमने इस रीज़न पे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया 2 टाइप्स में. One, those which have molecular weight less than 1,000 Dalton, okay, and are usually referred to as micromolecules. Micromolecules हम किसको बोल रहे हैं? जिनका वेट 10,000 Dalton से लेस है. और simplified biomolecule, while those which are found in the acid insoluble fraction. हमने देखा ना अभी 4 प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड.
उनको क्या बोलेंगे हम, मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो ध्यान देना। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid are polymeric substance. Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? So अब हमको देखना है क्यों लिपिड का वेट तो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, तो अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आता है? ओके यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन यानी क्या, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, ओके, एंड आर present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane। हमने देख लिया था ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ओके, बायलेयर थी, फॉस्फोलिपिड, ओके, सबको याद होगा। when we grind a tissue we are disrupting the cell structure। cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble, okay। Therefore, this membrane fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool। Clear? तो इसलिए कैसे आया, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल में आ गया एंड हैंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू द पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स। उन्होंने क्या बना दिए, वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। जैसे हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में होता है ना लिपिड, वो ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में टूट गए, फिर उन्होंने क्या बना दिया, वेसिकल्स, एक ऐसे वेसिकल्स बना दिए, तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए लिपिड कैसा है, इसलिए लिपिड इनसॉल्युबल में आ गया, ओके। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक composition। The macromolecules from cytoplasm and organelles became the acid insoluble fraction। So acid soluble pool क्या represent करता है, cytoplasmic composition। The macromolecule from cytoplasm and organelle became the acid insoluble fraction, okay। Together they represent the entire chemical composition of living। दोनों मिला के क्या entire chemical composition बनाते हैं, किसका, living tissue का। Clear? In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class by, we observe the water is the most abundant chemical in the living organism। Clear? यहाँ पे हम देख सकते हैं। So 70 to 90% क्या है, वाटर है, और 10 to 15% प्रोटीन, 3% कार्ब्स, 2% लिपिड्स, 5 to 7 न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, आयरन 1%। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे डिटेल में प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड। जैसे हम समझो एक वॉल बना रहे हैं, यहाँ पे एक वॉल बना रहे हैं, तो एक वॉल तो ऐसे ही तो नहीं बन जाएगी, उसमें छोटी छोटी ब्रिक्स चाहिएंगी, तो ऐसे ही अमाइनो एसिड की छोटी छोटी ब्रिक्स एक क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। क्लियर? सो दो अमाइनो एसिड कैसे लिंक्ड है, बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक ब्रिक दूसरे ब्रिक से कैसे कनेक्टेड है, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर? समझ आया? जैसे ये एक ब्रिक है, तो यहाँ से अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, और दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे अटैच है, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? As there are 20 types of amino acid, हम देखेंगे 20 types के। A protein is heteropolymer and not a homopolymer, okay? उसका मतलब क्या हुआ, अभी हम जाए। A homopolymer has only one type of monomer repeating n numbers of life। अब जैसे एक टाइप का, जैसे प्रोलाइन है, ओके, वो बार बार रिपीट होकर कोई प्रोटीन बनाता है, तो हम बोलेंगे होमोपोलीमर, ओके। This information is about the amino acid content is less important, as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acid are essential for our health। अभी हम आगे जाके जब न्यूट्रिशन चैप्टर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल है, ओके, हम उसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, को हम सब आके डिटेल में देखेंगे। दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू अवर डाइट, ओके। सो हमको वो रेगुलरली अपने डाइट में लेने पड़ते हैं, अगर नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा।
Hence, dietary proteins are the source of essential amino acids. So हम बोलते हैं कि हमको प्रोटीन ये सब रेगुलर बेसिस पे जितना हमारे बॉडी को नीड है उतना लेना चाहिए. ओके, Therefore अमाइनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल. अभी मैंने बोला जो हम डाइट से लेते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल. नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बना लेगी. ओके, द लेटर आर दोस विच आवर बॉडी कैन मेक. ओके, मैंने बोला ना नॉन एसेंशियल कौन से, जो हमारी बॉडी खुद बना देगी. वाइल वी गेट एसेंशियल अमाइनो एसिड थ्रू आवर डाइट फूड, प्रोटीन कैरी out many functional in living organism. Some transport nutrient across cell membrane. Okay, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं. कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट फंक्शन क्या देखा हमने, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेकंड फंक्शन क्या, प्रोटीन का सम फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म. सम आर हॉर्मोन्स. कोई प्रोटीनियस हार्मोन भी है, कोई एज अ एंजाइम भी वर्क करते हैं. ओके, कोलेजन इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन. अभी हमने अब तो कोलेजन हमने सुना ही होगा. कोलेजन इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ओके, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर. एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है, और एनिमल वर्ल्ड में देखा हमने कोलेजन है, और यहाँ ये वाला कौन सा है, बायोस्फीयर में एविडेंट है. क्लियर. सो अब हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड्स. ओके, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो हैज़ पॉलीसेक्राइड्स. अभी हमने फर्स्ट क्या देखा, प्रोटीन. सेकंड क्या देख रहे हैं हम, पॉलीसेक्राइड एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. हमने देखा ना, चार्ट देखने हैं हमको मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ओके, उसमें ये सेकंड आया पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स. सो शुगर ने मिला के क्या बना, जैसे अभी मैंने आपको वॉल का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने क्या बुलाया, पॉलीसेक्राइड. अमाइनो एसिड ने क्या बनाया, प्रोटीन. क्लियर. दे आर threads, literally a cotton thread containing different monosaccharide as building blocks. मैंने देखा जैसे एक ब्रिक, यानी जैसे बिल्डिंग ब्लॉक. एक बिल्डिंग को बनानी होगा हमको ब्लॉक्स चाहिए होंगे. ओके, सो शुगर क्या है, ऐसे मोनोसेक्राइड का एक ब्लॉक है, पूरी बिल्डिंग बनाएगी, उसको हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोस, ये क्या है, पॉलीसेक्राइड है. इज अ पॉलीमरिक polysaccharide consist only one type of monosaccharide, that is glucose. जैसे ग्लूकोज ऐसे प्लस करके पूरा समझो सबने लीनियर चेन बना दी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलोस. क्लियर. सेल्यूलोज इज अ होमोपोलीमर. होमोपोलीमर क्यों बोल रहे हैं हम अब, क्योंकि सिर्फ एक टाइप का है, ग्लूकोज ही प्रेजेंट है उसमें, उसका ही पॉलीमर है. ओके, इसलिए हम क्या बोलेंगे, होमोपोलीमर. Starch is a variant of this but present as a storehouse of energy in the plant tissue. So ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सो आपको याद रखना है. ओके, एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन. हमने और देखा है ग्लाइकोजन जैसे लिवर में स्टोर होता है. अगर नहीं देखा हो तो हम आगे जाके रीड करने वाले लिवर में. सो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में, लिवर में. ओके, इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. सो किसका, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. इन अ पॉलीसेक्राइड चेन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड. ओके, राइट एंड को क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड. क्लियर. इट हैज ब्रांचेस एज शोन. अभी हम देखेंगे 9.2 में. ओके, starch forms helical secondary structure. In fact, starch can hold iodine molecule in the helical portion. The starch iodine is blue in color. Cellulose does not contain complex helical and hence cannot hold iodine. So ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन आयोडीन को होल्ड कर सकता है. क्लियर. प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस. ऑलरेडी हमने देख लिया है प्लांट किंगडम में. ओके, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोसिक. देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर. दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर.
ये भी, और कॉम्प्लेक्स टाइप के भी पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी ग्लूकोसामाइन, ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन दिए हुए हैं। ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी पॉलीसेक्राइड। हमने ऑलरेडी ये देख लिया है। ओके, एनिमल किंगडम में काइटिन की बनी हुई होती है आर्थ्रोपोड्स में। क्लियर? दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। क्लियर? ये याद रखना है। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, द अनदर टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। फर्स्ट कौन सा था? प्रोटीन। सेकंड कौन सा था? पॉलीसेक्राइड। थर्ड कौन सा आया? न्यूक्लिक एसिड, दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, हमने देखा, ऑफ द लिविंग टिश्यू। दीज आर पोली न्यूक्लियोटाइड। अभी आपको न्यूक्लियोटाइड भी क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। टुगेदर विथ पॉलीसेक्राइड एंड polypeptide, this comprise the true macromolecular fraction, okay, of any living tissue or cell. For nucleic acid, the building block is nucleotide. सबका building block, प्रोटीन का क्या था? अमाइनो एसिड। पॉलीसेक्राइड का क्या था? शुगर, हमने देखा। और न्यूक्लिक एसिड का क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये बाय हार्ट लर्न ही होना चाहिए। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। वन इज heterocyclic compound, the second is monosaccharide and the third is phosphoric acid और phosphate हमने already nucleotide में देख लिया था। okay, as you notice in the figure 9.1 हमने already देख ली। figure 9.1 में सारे structure हमने देख ली थे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। okay, the heterocyclic compound इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजेनियल बेस। हमने नाइट्रोजेनियल बेस वाले भी देख लिए थे, एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरेसिल एंड साइटोस, इसलिए मैं रीड कर ले रही हूँ, आप समझ ही जाओगे। ओके, एडेनाइन एंड ग्वानाइन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन व्हाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूटेड, ये याद रखना है आपको, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। ओके, द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पायरामिडिन रिस्पेक्टिवली। The sugar found in polynucleotide is either ribose or deoxyribose. A nucleic acid containing deoxyribose is called as deoxyribose nucleic acid, यानी DNA हमने देखा है। While other that which contain ribose, तो हम उसको क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? RNA और DNA क्या होता है? सबके अभी हमने देखा था कि उनमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर। अभी हमने देखा था कि प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड, ऑलरेडी देख लिया। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी हमने देखा था होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर क्या होता है। हमने देखा था पॉलीमर, प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर। ओके, in inorganic chemistry the structure invariably refer to the molecular formula. Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecule while representing the structure of molecule. example क्या है उसका? बेंजीन और नैप्थेलिन। अभी हम ये क्या, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट कोई भी हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे? 2 डायमेंशनल व्यू होता है मॉलिक्यूल का। फिजिसिस्ट conserve the 3-dimensional view of molecular structure while biology describe the protein structure at 4 levels. अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको एज ए बायोलॉजिस्ट सोचना होगा। ओके, सो हम 4 लेवल पे इसको समझेंगे। ओके, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ protein which is the first amino acid, which is second and so on, is called as primary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, सेकंड अमाइनो एसिड कौन सा है, ऐसे 20 होंगे तो हमको पता चलेगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा है। हम अभी फिगर में देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइमरी के, प्राइमरी कौन, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन। ओके, एक लाइन की तरह हमने इमेजिन कर लिया।
The left end represented by the first amino acid, and the right end represented by the last amino acid. Clear? देख सकते हैं हम यहाँ पे the first amino acid is also called as N-terminal amino acid. Okay, first amino acid को हम और क्या बोल सकते हैं? First terminal amino acid. The last amino acid is also called the C-terminal amino acid. अब समझ? N and C. Clear? A protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix. अब जो प्रोटीन थ्रेड है वो ऐसे एक रॉड की तरह नहीं होगी, वो कैसे होगी? ऐसे हेलिक्स. क्लियर? Of course, only some portion of protein threads are arranged in the form of helix. In protein, only right-handed helix are observed. Other regions of protein threaded are folded into other form, in what it's called the secondary structure. अभी हम देखेंगे. दिख रहा है ऐसे हेलिक्स फॉर्म में, सेकेंडरी में. In addition, the long chain is also folded up to itself like a hollow woolen ball, giving rise to the tertiary structure. अब वो खुद पे ऐसे ऐसे अंदर ही ऐसे हेलिक्स की तरह अंदर ही फोल्डेड है. ओके, सो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी. पहले कैसा था? एकदम सिंपल, प्राइमरी, फिर ऐसा आया सेकेंडरी, फिर देख सकते हैं फोल्डेड है अपने में, उसको क्या बोल रहे हैं हम? टर्शरी. ओके, ये इसमें क्या हमको? दिस गिव्स अस अ 3 डायमेंशनल व्यू. इसमें क्या मिलेगा हमको? 3 डायमेंशनल व्यू. ओके, 3D व्यू बोल सकते हैं. टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स. Some proteins are assembly of more than one polypeptide or subunit. The manner in which this individual folded polypeptide or subunits are arranged with respect to each other, अभी हमने देखा था. याद रखना है आपको. ये क्या था? प्राइमरी. ये क्या हुआ? सेकेंडरी. ये क्या हुआ? टर्शरी. ओके, is the architecture of protein, otherwise called as the quaternary. क्या हुआ? The manner in which the individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other. Okay, there is linear string of spheres arranged one upon each other in form of cube. अभी हम देखेंगे in form of cube. दिख रहा है ये ऐसे? इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ओके, तो हमने बायोलॉजी पे 4 लेवल्स पे पढ़ा. अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट. 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. हैंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 बीटा टाइप. अब हम हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से. क्लियर? अब हम देखेंगे एंजाइम्स. Almost all enzymes are proteins. There are some nucleic acid that behaves like enzyme. These are called as ribozyme. So जो nucleic acid behave करते हैं enzyme के जैसे, उसको हम क्या बोलते हैं? ribozyme. One can depict an enzyme by a one-line diagram. An enzyme like any protein has a primary structure. हमने देख लिया. अमीनो एसिड की सीधी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? Primary structure. An enzyme like any protein has the secondary structure, tertiary structure. Okay, when you look at tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscross itself, hence many surfaces or pockets are made. One such pocket is called as active site. जैसे ऐसे फोल्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके ऊपर क्या बनती है? एक पॉकेट. उस पॉकेट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट. एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज crevice or pocket into which the substrate fits. Thus, enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate. Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference need mention. Inorganic catalysts work efficiently at
हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट कैसे होते हैं? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? कैटालिस्ट कैसे होते हैं? हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर के अंदर काम कर सकते हैं, बट एंजाइम कैसे हो जाते हैं? डैमेज। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म who normally live under extremely high temperature are stable and retain their catalytic power even at the high temperature. Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अब जो ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली अंदर हाई टेम्परेचर रहते हैं, तो उनके एंजाइम कैसे होते हैं? उनके पास कैटालिटिक पावर आ जाती है, ओके, वहाँ पे वर्क करने के लिए। थर्मल स्टेबिलिटी इज थर्स एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम, ओके। सो उनको हमेशा से ऐसा ही थर्मल नेचर मिला, तो इतना ही टेम्परेचर मिला तो वो इजीली वहाँ पे वर्क कर लेते हैं, ओके। अब केमिकल रिएक्शंस की मैं तो एनिमेटेड वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो आज का हमारा लेक्चर में हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।